लोकार्पण किया। पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से की मुलाकात। कोलकाता में वार्षिक रथ यात्रा से पहले इस्कॉन मंदिर में की गई पूजा। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहने वाले। राष्ट्रपति के दौरे के तहत तैयारियों का जायजा वो लेंगे। 30 और 1 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। यहाँ 2 दिन में 3 कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी महामहिम राष्ट्रपति। 30 जून को एम्स के दीक्षांत समारोह में सम्मानित होंगी और इसी के साथ 1 जुलाई को आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में वो शामिल होंगी। गोरखनाथ मंदिर में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। तो महामहिम के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जायजा लेने पहुंचे हैं। तमाम तैयारियों का जायजा आज वो लेंगे और 2 दिन का राष्ट्रपति महामहिम का कार्यक्रम रहने वाला है, जहां 2 दिन 3 कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और उनके आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पहुंचे हैं, जहां पर तमाम तैयारियों का जायजा उनकी ओर से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई की भूमिका को रेखांकित इस दौरान किया गया है। लाइव तस्वीरें भी आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। वहां कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने किया है, वहीं मंच से संबोधित भी कर रहे हैं सीएम। सुनवाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं। करोड़ से अधिक जो कार्मिक हैं उन सबका एमएसएमई डे के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एमएसएमई डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश अपनी इस पुरातन पहचान को अपनी विरासत के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है, लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। ये नया अवसर एक नई पहचान है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश में इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है।
इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलकर के एक्सपोर्ट के एक नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्सपोर्ट 80 से 85 हजार करोड़ के बीच में था। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें प्रति व्यक्ति आय 46 हजार करोड़ थी 17 के पहले। आज ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ कर रही है। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में यहां की जो जीडीपी थी वह केवल 12,75,000 करोड़ थी। आज यह लगभग 31 लाख करोड़ की हो गई है। आधार क्या बना? बेहतरीन कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अंगीकार करते हुए किए गए कार्य, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विरासत को पहचानने का एक प्रयास। और उसी का परिणाम था कि जब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी, और वह थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है।
लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा के शुभारंभ पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, जय श्री जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा के शुभारंभ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये मंगलमयी रथ यात्रा सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सेवा और सद्भाव का संचार करे। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना है। रथ यात्रा के अवसर पर देश भर में धार्मिक उल्लास का माहौल है और योगी आदित्यनाथ की ये शुभकामना भावना से ओतप्रोत होकर लोगों को सेवा, भक्ति और इसी के साथ सौहार्द का संदेश देती है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ मार्ग पर मांस बिक्री पूरी तरह बंद रखी जाएगी। शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। मार्गों को दुरुस्त कर प्रकाश की व्यवस्था करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर यहां पर तमाम सुविधाएं दुरुस्त की जाएंगी, इसके निर्देश दिए गए। और इसी के साथ जिस मार्ग से होकर कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर कोई भी मांस की दुकान जो है नहीं खोल पाएगा। इसी के साथ शराब की दुकानें भी जो उस मार्ग में पड़ेंगी वो भी बंद रहेंगी। ये खास निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिए गए हैं। और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन को पहले ही पूरी तरह से निर्देशित कर दिया गया है और इसकी तैयारी की कवायद जो है वो शुरू होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी मार्ग होगा जिसमें कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। वहां पर मांस की बिक्री जो है नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ शराब की दुकानें जो रास्तों में पड़ती हैं वो भी बंद रखी जाएंगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी धार्मिक भावना आहत हो, इससे बचने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है ये खास निर्देश जारी किए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सपा कार्यालय पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश भर के छात्र नेता बैठक में शामिल होने वाले हैं और छात्रों की समस्या, चुनाव रणनीति पर इस दौरान बात होगी। तो इस बैठक के मायने जो हैं वो काफी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है। तमाम छात्र नेता जो हैं वो इसमें पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ दिक्कतों का सामना उन्हें हो रहा है, इस बारे में चर्चा होगी। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अभी से सियासी बिसात बिछाना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी, क्योंकि हमने देखा है कुल मिलाकर 108 सीटों पर फोकस करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, जहां पर बीते 3 चुनावों से लगातार हार का सामना समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही थी। और इस बीच एक बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी की ओर से बुलाई गई। अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है सपा कार्यालय पर। आज ये बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें प्रदेश भर के छात्र नेता शामिल होंगे और इस दौरान छात्रों की समस्या से लेकर चुनावी रणनीति तक चर्चा होगी। तो आज इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावों को लेकर अभी भले ही 2 साल है, लेकिन पहले से ही तैयारियां जो है उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। और खासकर समाजवादी पार्टी जो है आत्ममंथन के दौर में नजर आ रही है, जहां सबसे पहले 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया और उसके बाद 108 सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। और इसी के साथ अब एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें मथुरा से, जहां वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनना लगभग तय माना जा रहा है। सर्वे का काम लगभग अब पूरा हो चुका है। गोस्वामी परिवार कॉरिडोर का जो है विरोध कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन के 5500 मंदिरों में खास है बांके बिहारी मंदिर और निधिवन राधा रमण बांके बिहारी मंदिर भी बेहद खास है। हर दिन 40 से 50 हजार लोग यहां आते हैं बांके बिहारी मंदिर में। अफसर लगातार कॉरिडोर के लिए जमीनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और गोस्वामी जो परिवार है लगातार इसका विरोध कर रहा है। लेकिन अब माना जा रहा है कि लगभग कॉरिडोर बनना तय है, क्योंकि सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है। जो टीम पहले से यहाँ पर आकलन करने पहुंच रही थी वो काम पूरा हो चुका है। लेकिन इस बीच गोस्वामी परिवार का विरोध भी लगातार जारी है। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनना अब लगभग तय माना जा रहा है। सर्वे का काम बताया जा रहा है कि 100% पूर्ण हो चुका है, यानी सर्वे का काम पूरी तरह हो चुका है। अब आने वाले समय में इसके निर्माण की कवायद जो है शुरू होगी। लेकिन अब
जिस तरीके से गोस्वामी परिवार इसका विरोध कर रहा है, तो कैसे उन्हें समझाने का काम किया जाएगा, ये सरकार के ऊपर है। किस तरीके से उनको समझाया जाएगा और कैसे उन्हें शांत कराया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बीते महीने से लगातार गोस्वामी परिवार जो है इस कॉरिडोर का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इसको लेकर ज्ञापन भी प्रशासन को गोस्वामी परिवार की ओर से सौंपे गए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से सरकार जो है समन्वय यहाँ पर बिठाती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और लगभग अब इस कॉरिडोर का बनना तय माना जा रहा है। तो बांके बिहारी कॉरिडोर का बनना अब लगभग तय माना जा रहा है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, ये बताया गया है और कॉरिडोर का काम जो है जल्द शुरू होगा। बांके बिहारी मंदिर जो है वो बेहद खास है और सर्वे का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन ऐसे में जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गोस्वामी परिवार जो है लगातार इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। इस कॉरिडोर के विरोध में लगातार ज्ञापन भी गोस्वामी परिवार की ओर से सौंपे गए हैं। अब ऐसे में सरकार के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है, कैसे समन्वय बिठाया जाएगा। इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, संगम नगरी में गंगा जो है उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश से बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते जलस्तर ये बढ़ा है। गंगा का जलस्तर फाफा मऊ में बताया जा रहा है कि 39 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। गंगा का जलस्तर छतनाग में 8 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 23 सेंटीमीटर बढ़ा है। संगम क्षेत्र में जल पुलिस और एसडीआरएफ तैनात है। जिले में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और अलर्ट पर प्रशासन को यहां पर रखा गया है, क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। यमुना नदी का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जो जल स्तर है उसमें वृद्धि यहां पर देखी जा रही है, जिसके तहत एसडीआरएफ यहां पर तैनात की गई है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में हुई भारी बारिश और बांधों से जो पानी छोड़ा गया है, इसके चलते ये वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि फाफा मऊ में गंगा का जलस्तर 39 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो वही छतनाग में गंगा का जलस्तर जो है वो 8 सेंटीमीटर बढ़ा है, वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो वही नैनी क्षेत्र की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर 23 सेंटीमीटर यहां पर बढ़ा है। हालांकि फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं, लेकिन प्रशासन इस समय पूरी तरह सतर्क है। संगम क्षेत्र में जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिले भर में स्थापित बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। और जो वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि ये खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन ऐसे में निगरानी रखना बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इसी के तहत यहां पर एसडीआरएफ को तैनात किया गया, तमाम बाढ़ चौकियों को जो है अलर्ट कर दिया गया है। तो वही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई बहुचर्चित NH-74 भूमि अधिग्रहण घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसकी कुल अनुमानित राशि करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब बता दें कि ईडी की टीमों ने बरेली स्थित उनके आवास का ताला तोड़कर घर की तलाशी ली है, जहां से भारी मात्रा में सोना, चांदी, नकदी और डिजिटल दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। डिजिटल डेटा को भी फोरेंसिक टीम द्वारा खंगाला जा रहा है, जिससे घोटाले से जुड़े और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं, इसकी संभावना है। फिलहाल ईडी ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां पर कई ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। नोएडा सेक्टर 2 स्थित एक निजी फर्म में सुबह भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। घटना के वक्त इमारत में कितने लोग मौजूद थे, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। आग कैसे लगी है, इसका कारण भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये जांच का विषय है। हालांकि जानकारी के मुताबिक आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई है और किन कारणों के चलते आग लगी है, इसका पता लगाया जाएगा। खबर बलिया से है, जहां जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के टोला शिवन राय गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कक्षा 9 में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्र गोलू यादव की कुछ दबंगों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गोलू मंगलवार रात गांव में आयोजित एक 13वीं कार्यक्रम के दुगौला यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रहा था और तभी दबंगों ने उस पर जानलेवा
हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल घटना की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया है और परिजनों का रो रो कर इस समय बुरा हाल है। मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मेरा भाई सबसे छोटा था, 16-17 साल का। वो फरोटोला गांव में लड़के के साथ जो दुगोला प्रोग्राम देखने चला गया था। ऐसे वहीं पर वो फरोटोला गांव और सिवनटोला गांव मिल के बाबू साहब लोग हैं जो हमारे गांव के, वही घेर के चाकू छुरा से हमला कर दिए और वहीं पर पटक के जानलेवा कर दिए। यहाँ रात एक घटना होने की सूचना है जिसमें सिवनटोले का एक लड़का था गोलू यादव, जिसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस तरह के आरोप हैं। परिजनों के द्वारा एफआईआर लिखाई जा रही है। परिजन अभी थाने पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों को इस घटना में जो सम्मिलित है पहचाना गया है और कुछ लोगों ने बताया है, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि मुंह पर ढाटा लगा रखा था। अब इन लोगों के विरुद्ध, जितने भी लोगों के विरुद्ध परिजन कहेंगे और जो भी लोगों ने देखा होगा, सभी के विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा लिख के और इन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बताया गया है कि 1 साल पहले भी कुछ यहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी और भी जो इस तरह के तत्व हैं, शरारती तत्व और आपराधिक तत्व इस क्षेत्र में, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है तथा एक अभियान चला के इधर के जितना गुंडा एलिमेंट हैं सभी के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर उन्नाव से है, जहां जिला कृषि अधिकारी शशांक चौधरी ने जिले में खाद की दुकानों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 5 दुकानों पर अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। संबंधित दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई दुकानदार स्टॉक रजिस्टर और कैश मेमो का सही रखरखाव नहीं कर रहे थे। इस पर नाराजगी जताते हुए कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखने और कैश मेमो जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्नाव से खबर है, जहां पर कृषि अधिकारी शशांक ने औचक निरीक्षण किया है। 5 दुकानों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते प्रशासन को निर्देशित किया गया है। भगवान जगन्नाथ की 148वीं वार्षिक रथ यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धा भक्ति का माहौल चरम पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रथ यात्रा भव्यता और परंपरा के साथ निकाली जा रही है। काशी नगरी में रथ यात्रा से पहले तैयारियां जोरों पर है। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी इस समय देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद शहर में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर कैला देवी मंदिर तक यह शोभा यात्रा पहुंची। जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। रायबरेली में ऐतिहासिक चंदापुर कोठी स्थित जगमोहनेश्वर मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। 148वीं वार्षिक शोभा यात्रा में पूरे शहर में श्रद्धालु शामिल होते हुए नजर आए। यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में झांकियां, भजन मंडलियां और रथ सज्जा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर वाराणसी से आप देखेंगे, जहां पर बढ़ चढ़कर लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर रायबरेली से और तीसरी फिरोजाबाद से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अन्य त्योहारों को लेकर भी विभाग पूरी तरह सतर्क है। कांवड़ मार्गों पर विभाग पैनी नजर रखेगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था विभाग की ओर से जो है पूरी तरह दुरुस्त रखी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इमरजेंसी वार्ड भी बनाए जाएंगे। सीएमओ सीएमएस को अलर्ट रहने के निर्देश जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। अन्य त्योहारों को लेकर भी विभाग पूरी तरह सतर्क है और कांवड़ मार्गों पर विभाग पैनी नजर रखेगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में तेज धूप है और फिलहाल कल बारिश होने की संभावना
जताई जा रही है। लखनऊ में आज तेज धूप निकली है। उमस भरी गर्मी से लोग एक बार फिर से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल बारिश होने की संभावना इस बीच जताई है। पश्चिमी तराई के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य के 55 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह यहां पर दी है। तो बड़ी खबर मौसम अपडेट को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में आज तेज धूप खिली हुई है, तो वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि कल यानी आने वाले दिन मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।